आपने खबर तो सुनी ली होगी, राघव चड्ढा को उन्हीं की पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घाता हूं। उनकी डेप्यूटी लीडर वाली पोजीशन भी ले ली गई है और उनका रोल भी लिमिटेड कर दिया गया है। सर, आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है राघव चड्ढा? क्या आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? तो ये साफ हो गया है कि राघव जी बीजेपी से डर गए हैं, मोदी जी से डर गए हैं और इसलिए अब उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी सिर्फ एक लीडर को पोस्ट से हटाए जाने की नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटा रोल नहीं होता है। डेप्यूटी लीडर वो होता है जो डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट में कौन बोलेगा, क्या बोलेगा और पार्टी किस डायरेक्शन में जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्शन किसी ऐसे नेता पर नहीं हुआ है जो इररेलेवेंट हो, बल्कि ऐसे नेता पर हुआ है जो पिछले कुछ समय से लगातार विजिबल था, पार्लियामेंट में बोल रहा था और पब्लिक इश्यूज को उठा रहा था। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु और दूसरा है टैक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो राघव चड्ढा ने पिछले कुछ समय में मोबाइल डेटा प्राइसिंग, गिग वर्कर्स, एयरपोर्ट फूड प्राइसेस और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स जैसे मुद्दे उठाए हैं। मतलब सीधा उन चीजों पर बात की है जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहाँ तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और यहीं से सवाल शुरू होता है, अगर कोई लीडर अपना काम कर रहा है, पब्लिक इश्यूज उठा रहा है और धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है, तो फिर आम आदमी के इश्यूज उठाने वाले उस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी में ही साइडलाइन क्यों कर दिया है? अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया, हीरोइन से ब्याह कर लिया है, रील दिखने लगी। ये नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं, दिख भी नहीं रहा हो। मैंने जब हुआ था मैंने तभी कह दिया, मैंने ये गया इसको नहीं छोड़ेगा। क्या समस्या उसके काम में थी या फिर समस्या ये थी कि वो उस फिक्स्ड पॉलिटिकल स्टाइल को फॉलो नहीं कर रहा था जो पार्टी के अंदर एक्सपेक्टेड है? और एक लौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है, ऐसे दर्जन भर केसेस आम आदमी पार्टी में हो चुके हैं। क्या ये सब अचानक हो रहा है या फिर एक पैटर्न है जो धीरे धीरे बनता है? क्यों एक ऐसी पार्टी जो ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी के नाम पर बनी थी, उसके अंदर ही फैसले कुछ बड़े लोगों तक सीमित होते चले गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब आज शुरू हुआ है या इसकी शुरुआत उसी समय हो गई थी जब ये पार्टी बनी थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, अरविंद केजरीवाल ना आज अपनी ही पार्टी को खत्म करने पे तुले हुए हैं। आज वो अपने ही पार्टी मेंबर से इनसिक्योर हो चुके हैं। पर ऐसा क्यों है? अगर हम ये समझना चाहते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा और सीधे तरीके से ये समझना पड़ेगा कि उनकी पार्टी बनी कैसे थी। तो समय था 2011 का। देश में एक के बाद एक करप्शन के मामले सामने आए जा रहे थे। कभी 2G स्कैम हो जाता तो कभी कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो जाता, कभी कोल स्कैम हो जाता तो कभी जीजाजी स्कैम हो जाता। इन जैसे मामलों ने लोगों का भरोसा हिला दिया था। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। मतलब जितना सरकार काम नहीं कर रही थी उससे कहीं ज्यादा वो घोटाले और स्कैम्स कर रही थी। ऐसे माहौल में कई प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। बाबा रामदेव ने ब्लैक मनी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। कई सिविल सोसाइटी और ग्रुप्स सड़कों पर आ गए थे। लेकिन जो मूवमेंट नेशनल लेवल पर सबसे बड़ा बनकर निकला वो था इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। इस आंदोलन का जो मुख्य चेहरा था ना, वो था अन्ना हजारे का।
उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की और धीरे धीरे रामलीला मैदान पर लाखों लोग इकट्ठा होने लगे। इसमें मिडिल क्लास, स्टूडेंट्स, नौकरी करने वाले लोग और विदेशों में रहने वाले भारतीय सभी शामिल थे। लोगों को लगा कि पहली बार कोई बिना सत्ता में आए सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि ये राजनीति से बहुत दूर था। अन्ना हजारे लगातार बार बार यही कहते रहे कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं बदलेगा। उनका मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो लोगों का भरोसा उन पर से कमजोर हो जाएगा। और इसी दौरान आंदोलन में अंदर एंट्री होती है अरविंद केजरीवाल की। इस देश का आम आदमी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, आम आदमी ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं चलता। पूरे ढांचे को उल्टा करना पड़ेगा। नेता और अफसर आगे से सीधे जनता को रिपोर्ट करना चालू करें, ऐसे ढांचे की हम परिकल्पना करते हैं। काम करने के लिए सब तैयार हो जाओ। देश का ध्यान कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सलमान खुर्शीद घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा घोटाला, जमीन घोटाला, आदर्श घोटाला। अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। बाहर से लोग अन्ना हजारे को देख रहे थे, लेकिन अंदर से आंदोलन की योजना, मीडिया से बातचीत, लोगों को जोड़ना और संदेश तय करना, इन सभी कामों में केजरीवाल की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे संचालन की जिम्मेदारी सीमित लोगों के हाथ में जाने लगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल सबसे प्रमुख थे। 2011 के अंत तक यह आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन 2012 की शुरुआत में इसकी गति धीमी होने लगी थी। सरकार ने लोकपाल बिल पेश कर दिया था, लेकिन जिस तरीके के कानून की मांग इस आंदोलन से की जा रही थी, ये कानून वैसा नहीं था। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि लोकपाल बिल का जो मेन उद्देश्य था, वो एक ऐसी स्वतंत्र संस्था बनाने का था जो बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सके बिना सरकारी दबाव के। लेकिन जो कांग्रेस सरकार ने कानून पास किया, उसमें कई लिमिटेशंस थी, जिससे आंदोलन की जो मुख्य मांग थी वो कभी पूरी ही नहीं हो पाई। इसका असर यह हुआ कि लोगों की जो भागीदारी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, विरोध कम होने लगा और मीडिया का ध्यान भी दूसरे मुद्दों की ओर जाने लगा। इसी समय केजरीवाल ने दिशा बदलने की बात रखी। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बाहर रहकर सिस्टम को बदलना ना संभव नहीं है, इसके लिए हमें राजनीति में अंदर जाना जरूरी है। इस बात से अन्ना हजारे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राजनीति में वो नहीं उतरेंगे और आंदोलन को गैर राजनीतिक रखना ही चाहिए। इसके बाद केजरीवाल ने ना अपना अलग निर्णय ले लिया। 2012 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी की स्थापना कर दी। ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो जीरो से बिल्ड हुई हो। इसके पास ऑलरेडी पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा था। वही वॉलंटियर्स जो करप्शन के खिलाफ आंदोलन में आए थे, वही फंडिंग नेटवर्क, वही पब्लिक ट्रस्ट, वही एंटी करप्शन ब्रांडिंग, सब कुछ था। मतलब आंदोलन से सब कुछ डायरेक्ट ट्रांसफर हो चुका था पार्टी में। मतलब जो क्रेडिबिलिटी एक सोशल मूवमेंट ने बनाई थी, उसे सीधे पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट कर लिया गया था और इसका सीधा फायदा भी मिला। 2013 में दिल्ली इलेक्शंस हुए और दिल्ली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उन्होंने 28 सीट जीत ली। 28, ये बहुत बड़ा जंप था। मात्र 1 साल पुरानी पार्टी के लिए ये अब नॉर्मल ग्रोथ थी, लेकिन उन्हें सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के हाथ के साथ की जरूरत थी। और इसी कारण वही केजरीवाल जो बाकायदा अपने बच्चों की कसम खाया करते थे कि कांग्रेस और भाजपा का समर्थन नहीं लेंगे, कभी उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। How would you assess the post-poll scenario in the case of a hung assembly and especially tying up with the Congress party? संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से। उसी केजरीवाल ने सरकार बनाने का निर्णय ले लिया, पर पता है किसके साथ? कांग्रेस के साथ। जी हाँ, कांग्रेस के साथ। आम आदमी पार्टी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली दिल्ली के अंदर। भाई साहब, हम कांग्रेस को मना के थक गए, मना के थक गए। गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, उनकी समझ में नहीं आ रहा। आपसे पूछना चाहता हूं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए गठबंधन? आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हालांकि फॉर ऑब्वियस रीजंस इस पे केजरीवाल और उनकी कंपनी को बहुत सारा बैकलैश मिला, जिसके बाद केजरीवाल ने मात्र 49 दिनों के अंदर अंदर सरकार से इस्तीफा दे दिया।
हालांकि पार्टी के भीतर बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि सरकार को जारी रखना चाहिए था और अन्य मुद्दों पर काम करना चाहिए था। इस निर्णय से ये स्पष्ट होने लगा था कि पार्टी के भीतर सभी स्तरों पर सहमति बनाकर निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने पूरे देश में चुनाव लड़ लिया, लेकिन मात्र 4 सीटें ही जीत पाई। ये सारी सीटें पंजाब से आई थी। दिल्ली में इतना बड़ा बेस होने के बावजूद, इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद उन्हें कोई सीट नहीं मिली। अब यहाँ पर अंदर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। जो लोग शुरू से साथ थे, जैसे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, उन्हें लगने लगता है कि पार्टी जिस रास्ते पर जा रही है वहाँ सबकी बात को नहीं सुना जा रहा है। इन लोगों ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने पूछा कि निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं, पार्टी किस दिशा में जा रही है, हमें बताया जाए। इन सवालों का जवाब ढूंढने की बजाय ना, या इन सवालों का उत्तर देने की बजाय ना, उन्हें धीरे धीरे किनारा कर दिया जाता है। देखो, सबसे पहले बात आती है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की। ये दोनों सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि पार्टी की नींव रखने वाले लोग थे। योगेंद्र यादव ने चुनावी रणनीति बनाई थी, ग्राउंड पर किस इलाके में कैसे काम किया जाएगा ये तय किया था। वॉलंटियर्स को जोड़ने की सबसे बड़ी भूमिका योगेंद्र यादव ने ही निभाई थी। प्रशांत भूषण ने कानूनी मामलों में पार्टी को मजबूती दी थी, पॉलिसी की दिशा तय करने में योगदान भी किया था और एंटी करप्शन की पूरी बात को ठोस आधार भी दिया था। बेसिकली जो पार्टी थी ना, वो सिर्फ एक चेहरे पर नहीं टिकी हुई थी, बल्कि ऐसे कई सारे लोगों के मिलकर काम करने से खड़ी हुई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब पार्टी को सिर्फ 4 सीट मिली थी, तब इन दोनों ने ना खुलकर कहा था कि बिना तैयारी के पूरे देश में चुनाव लड़ना ये एक बहुत गलत फैसला था। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अंदर फैसले कुछ लोगों तक सीमित हो चुके हैं और बाकी लोगों को केवल उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है। उनका कहना था कि अगर पार्टी खुद को अलग बताती है तो उसका काम करने का जो तरीका है ना, वो भी अलग होना चाहिए। यहीं से जो टकराव है ना, वो साफ साफ दिखाई देने लगता है। 2015 में दिल्ली चुनाव जीतने के बाद पार्टी मजबूत होती है, लेकिन इसी के साथ साथ अंदर की जो खींचातानी है वो भी बढ़ जाती है। अब पार्टी के अंदर कई चेहरे अपनी पहचान बना रहे थे और इसी समय ये सोच भी सामने आ जाती है कि लीडरशिप किसी दूसरे मजबूत चेहरे को अपने बराबर नहीं देखना चाहती है। नेशनल एग्जीक्यूटिव्स की बैठकों में ये बात खुल के सामने आती है कि पार्टी में हर किसी को अपनी बात रखने की जगह नहीं मिल रही है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने साफ कहा कि फैसले मिलकर लिए जाने चाहिए और खुली चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद जो कदम उठाया गया वो सीधा था। पहले दोनों को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटा दिया गया। ये जो कमेटी थी ना, ये वही कमेटी थी जहां पार्टी के सारे बड़े फैसले लिए जाते थे। इसके बाद कुछ ही समय में दोनों को पार्टी से निकाल भी दिया जाता है और रीजन दिया जाता है एंटी पार्टी एक्टिविटी। यानी जिन लोगों ने पार्टी बनाई, अचानक से वही लोग पार्टी के खिलाफ घोषित कर दिए गए। मतलब आप आयरनी देख रहे हो। इसके बाद यही तरीका बार बार देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप कुमार विश्वास की बात कर लो। कुमार विश्वास रैलीज में सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाले नेताओं में से एक थे। उनका अपना ऑडियंस बेस था और लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। उनका जो ग्राउंड कनेक्ट था वो भी बहुत मजबूत था। धीरे धीरे उन्हें पार्टी के बड़े फैसलों से दूर किया जाने लगता है। राज्यसभा भेजने की बात होती है तो उनकी टिकट काट दी जाती है। इसके बाद उनकी भूमिका लगातार पार्टी में कम होती जाती है। ना उन्हें बड़े कैंपेन्स में आगे रखा जाता है, ना उन्हें पार्टी के मुख्य चेहरों में शामिल किया जाता है और समय के साथ साथ वो पूरी तरीके से किनारे कर दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो सिलसिला है ना, ये रुकता नहीं है। शाजिया इल्मी 2014 में पार्टी छोड़कर चली जाती हैं और कहती हैं कि पार्टी अपने रास्ते से भटक चुकी है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि जिस सोच के नाम पर ये लोग जुड़े थे वही धीरे धीरे कमजोर हो चुकी है। फिर कपिल मिश्रा का मामला सामने आता है। 2017 में उन्होंने लीडरशिप से सीधे सवाल उठाए थे। इसके बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया और फिर पार्टी से बाहर कर दिया गया। आशुतोष ने भी 2018 में पार्टी छोड़ दी। उन्होंने भी ये संकेत दिया कि पार्टी के अंदर चीजें बिल्कुल वैसी नहीं चल रही हैं जैसी शुरू में हुआ करती थी। ऐसे कई नाम हैं जो धीरे धीरे पार्टी से बाहर होते चले गए। अगर इन सभी घटनाओं को साथ में देखा जाए तो एक ही तरीका बार बार सामने आता है। पहले सवाल उठता है, फिर उस व्यक्ति की भूमिका को कम कर दिया जाता है और फिर उसे
पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन गई कि पार्टी के शुरुआती और मजबूती चेहरे ही पार्टी में नहीं बचे। अब पार्टी के अंदर वही लोग रह गए थे जो या तो पूरी तरीके से लीडरशिप के साथ खड़े थे या फिर सवाल उठाने से बचते थे। और ये मैं कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि लगातार हुए फैसलों से एक यही पिक्चर सामने आ रही थी। देखिए, समय के साथ जब बाकी फाउंडर्स और केपेबल लीडर्स बाहर हो चुके थे या उनकी भूमिका खत्म हो चुकी थी, तब पार्टी के अंदर एक अलग लेवल का माहौल बन गया था। अब फैसले मिलकर तय नहीं हो रहे थे, बल्कि ऊपर से तय हो रहे थे और बाकी लोगों से सिर्फ उन्हें मानने की उम्मीद की जा रही थी। और इसका सीधा असर ये हुआ कि पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी खत्म होने लगी। जो लोग सवाल उठा सकते थे वो पहले ही बाहर किए जा चुके थे और अब अंदर वाले लोग ही बचे थे जो लीडरशिप के साथ खड़े थे या फिर सवाल उठाने से बचते थे। और ऐसे माहौल में जब भी कोई विवाद सामने आता है तो उसे रोकने या चैलेंज करने वाला कोई नहीं होता। इसका रिजल्ट पता है क्या होता है? जनता लूटी जाती है। एक आरटीआई के रिस्पॉन्स से पता चला कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट जब बनी थी और जब तक रही थी, तब तक उनके लिए व्हीकल्स खरीदने में 1.44 यानी कि 1.44 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे और उनके वफादार सेकंड इन कमांड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पर लगभग 45 लाख रुपए खर्च किए गए थे। बाकी केजरीवाल के घर के शीश महल बनने की कहानी तो आपको पता ही होगी। एंड सोचिए, मैं यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक स्कैम या फिर बाकी अलिजेड स्कैम्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। हालांकि कुछ लोगों ने फिर भी कोशिश की कि चीजों को सही दिशा में लाया जाए, लेकिन वहां भी वही हुआ। डिसएग्रीमेंट को सुना ही नहीं गया, बल्कि उसी को समस्या बना दिया गया। और इसी बीच में स्वाति मालीवाल का मामला सामने आ गया। स्वाति मालीवाल की अपनी अलग पहचान थी। उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की थी और सीधे सवाल पूछने के लिए जानी जाती थी। लेकिन जब उनका टकराव लीडरशिप से हुआ तो मामला संभलने के बजाय और गंभीर हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम रेजिडेंस यानी कि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर उनके साथ मारपीट हुई। उन्होंने खुद पुलिस को फोन किया था। एफआईआर दर्ज हुई थी और मामले में सीएम के एड का नाम सामने आया था। एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने बताया था कि उनके साथ बदसलूकी हुई है और उन्हें मारा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर 13 मई को हुए मारपीट केस में पीड़ित आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई, जिसमें स्वाति मालीवाल के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। बाद में पुलिस ने कंफर्म किया कि स्वाति मालीवाल पर अटैक इतना जबरदस्त था कि जानलेवा हो सकता था। एंड जब अरविंद केजरीवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल पर सवाल पूछा गया तो मानो उनको काटो तो खून नहीं था, पैनिक अटैक सा आ गया था। और भाई साहब, ये वो केजरीवाल है जिन पर दर्जनों स्कैम्स के आरोप के बावजूद चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि मैंने स्कैम नहीं किया, मैं तो कट्टर ईमानदार हूं जी। अगर वो भी इतने बड़े एलिगेशन पर चुप थे तो भाई क्या ही कहें फिर। केजरीवाल के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव भी बैठे थे और वो कह रहे थे कि ये मुद्दा जरूरी ही नहीं है, इससे और भी कई जरूरी चीजें हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। देखिए, ये मामला सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि जब पार्टी के अंदर ही कोई लीडर सवाल करता है तो उसके साथ क्या होता है। इसके बाद समय बीतता है और धीरे धीरे केजरीवाल के सभी कांड मीडिया के सामने आने लगते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो न सिर्फ गिरफ्तार हुए। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. Big breaking story right now. Arvind Kejriwal has been arrested. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल। ईडी ने फाइनली अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया, बल्कि उनकी सरकार भी हाथ से चली गई थी। ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका था, जिसके कारण उनके अंदर इनसिक्योरिटी और बढ़ने लगी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इस बार अरविंद केजरीवाल के हत्थे और कोई नहीं, खुद राघव चड्ढा चढ़ गए। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा पार्टी के अंदर एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे थे। वो पार्लियामेंट में ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जो सीधे लोगों से जुड़े थे, जैसे मोबाइल डेटा की कीमत, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग बंद होना, गिग वर्कर्स की समस्याएं, एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मुद्दा। ये ऐसे मुद्दे थे जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े थे। राघव चड्ढा का तरीका यह था कि हर बात को पॉलिटिकल अटैक में बदलने के बजाय सीधे प्रॉब्लम पर बात की जाए और इसी वजह से उनकी अलग पहचान बनने लगी थी। सोशल मीडिया पर उनकी रीच भी बढ़ रही थी और वो धीरे धीरे यूथ के बीच में पॉपुलर भी हो रहे थे। लेकिन यही चीज उनके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। पार्टी के अंदर एक्सपेक्टेशन ये थी कि हर बड़ा लीडर एक ही तरीके से बोले, खासकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करे। लेकिन राघव चड्ढा हर बार वही अप्रोच अपना रहे थे। वो जनता की समस्या का मुद्दा उठाते थे और उसको संसद में बोल देते थे। वो हर डिबेट को पॉलिटिकल अटैक में बदलने के बजाय इशू पर फोकस्ड होकर बात कर रहे थे और धीरे धीरे इसी बात को प्रॉब्लम बना दिया गया। बस फिर क्या था, अब उन्हें ऑफिशियली अपनी ही पार्टी ने धोखा दे दिया है
और उनकी फील्डिंग सेट कर दी गई है। राघव चड्ढा को राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया गया। ये वही पोजीशन होती है जहां से ये तय होता है कि पार्टी की तरफ से कौन क्या बोलेगा, किस मुद्दे पर बोलेगा। यानी सीधा सीधा उनके इन्फ्लुएंस को कम कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, ये भी तय किया गया कि उन्हें पार्टी के कोटा से बोलने का समय ही नहीं दिया जाएगा। और इसका मतलब साफ है कि अब राघव चड्ढा के बोलने पर भी कंट्रोल होगा। अब सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना और संजय सिंह जैसे नेताओं ने खुले तौर पर कह दिया है कि राघव चड्ढा बीजेपी के एजेंट हैं। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? भगवंत मान सीधे सीधे कह चुके हैं कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और इसीलिए अब यह कहना गलत नहीं होगा कि आज आम आदमी पार्टी जो खुद को डेमोक्रेसी पर सेल करती थी, आज वही सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल बन चुकी है। और इसमें कोई और नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। किसी भी पार्टी को ग्रो करने के लिए मल्टीपल स्ट्रॉन्ग फेसेस चाहिए होते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर उल्टा हुआ है। एक एक करके सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स या तो बाहर हो गए या उनकी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी गई। ये काम एग्जैक्टली एक डिक्टेटर ही करता है। आप क्या सोचते हैं आम आदमी पार्टी के इस पूरे सीन के बारे में? हमें कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। सपोर्ट कीजिए हमें patreon.com के थ्रू या फिर UPI के थ्रू, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो दूसरा वीडियो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको अवश्य देखिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।